हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 10 जेई 40 डेज क्रैश कोर्स सीरीज का और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस। तो ये है डिस्क्लेमर। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, उसके बाद हम फैक्टर्स देखेंगे जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर, उसके बाद हम राउल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट शो पॉजिटिव डेविएशन, और उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन, और उसके बाद हम लास्ट में समराइज करेंगे जो भी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोलालिटी की। तो सबसे पहले मोलालिटी को डिनोट कैसे करते हैं? तो मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मोलालिटी होता क्या है? तो ये बताता है कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं पर 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो मोलालिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और इसको हम डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के वेट से जो कि होगा केजी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वेट जो है वो सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूशन का नहीं होता है। बहुत बार क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है? सॉल्यूशन का वेट दिया होता है और स्टूडेंट्स वही वैल्यू पुट कर देते हैं, बट ध्यान देना है ये सॉल्वेंट का वेट है ना कि सॉल्यूशन का। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो अगर आपको मास दिया है, आप उसका मोलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप उससे नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि मोलालिटी जो है वो वेट पे बेस्ड है ना कि वॉल्यूम पे, ठीक है। तो ऐसा ना क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी या फिर ये ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं और पूछा जाता है इसमें से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो क्या ध्यान में रखना है? मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे बेस्ड होता है, लेकिन मोलैलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है क्योंकि वो वॉल्यूम पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगला हम देखेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को कैसे डिनोट करते हैं? हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? मोलैरिटी का मतलब है सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हम लीटर्स में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है। अब एक रिलेशन है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? तो अगर हमें मोलैरिटी किसके बराबर है? m इंटू डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू m2 डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर मोलैलिटी, मोलर मास सॉल्यूट का और सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर हमें पता है, तो ये गिवन फॉर्मूला यूज करके हम मोलैरिटी जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पे m2 क्या है? सॉल्यूट का मोलर मास है, ठीक है। d क्या है? सॉल्यूशन की डेंसिटी है, और स्मॉल m क्या है? यहाँ पे सॉल्यूशन की मोलैलिटी है, और m2 किसका मोलर मास है? सॉल्यूट का मोलर मास है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है जो मोलैरिटी और डेंसिटी के मोलैरिटी, डेंसिटी और परसेंट वेट को आपस में रिलेट करता है।
तो वो फॉर्मूला क्या है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंट वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सल्यूट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन की डेंसिटी और उसमें सल्यूट का परसेंट वेट पता है तो आप मोलैरिटी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूलेज हैं ये हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं जब हमें वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया होता है। ठीक है, तो आप देखोगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे आप इन दो डायरेक्ट फॉर्मूले की वजह से आप जो है वो मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन को हम काय से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे, इसको बोलते हैं काय। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? ये एक रेशियो होता है जो बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं टोटल मोल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे देखें तो अगर हम सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो हम सल्यूट के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करते हैं जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें देखें तो इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सल्यूट का तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर साइड हम मोल्स लेंगे सल्यूट के और डिनोमिनेटर में हम टोटल मोल्स लेंगे सॉल्यूशन के, जिसके अंदर सल्यूट के मोल्स भी होंगे और सॉल्वेंट के मोल्स भी होंगे। तो ये फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन निकालने का। अब अगर हमें सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो इसी तरह से हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में सॉल्वेंट के मोल्स लेंगे और डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स लेंगे सॉल्यूशन के, जिसके अंदर सल्यूट के मोल्स भी होंगे और सॉल्वेंट के मोल्स भी होंगे। ठीक है, तो मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब एक चीज क्या याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। मतलब काय सल्यूट प्लस काय सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर आप किसी सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जानते हो तो आप आसानी से दूसरे का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है और ये टेम्परेचर से भी अफेक्टेड नहीं होती है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है और ये जो रिलेशन है ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो अगर आपको सपोज आपको इसमें काय सॉल्वेंट निकालना है तो आप काय सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हो, काय सल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस काय सॉल्वेंट। ठीक है, इससे आप काय सल्यूट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर आपको किसी भी सोल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो तो आप ऐसे दूसरे कंपोनेंट का निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशन जो कि है मोलैरिटी जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोल फ्रैक्शन जिसको हम काई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो रिलेशन क्या है, जब हम किसी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो हम मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं वो क्या होती है, सल्यूट के मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। वही मोल फ्रैक्शन जिसको हम काय से डिनोट करते हैं यह है सल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब इन दोनों के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो हम यूज कर सकते हैं जब हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए हो और हमें मोलैरिटी पता हो। तो फॉर्मूला क्या है, Chi2 इज इक्वल टू m इंटू m1 डिवाइडेड बाय m इंटू m1 माइनस m2 प्लस d। तो यहाँ पे एक एक करके देखो कि क्या डिनोट कर रहे हैं। m1 क्या है, m1 मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जिस सॉल्वेंट में सल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं ये उसका मोलर मास है। m2 क्या है हमारे पास, m2 यहाँ पे सल्यूट का मोलर मास है। D क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन की डेंसिटी है। और यहाँ पे Chi2 क्या है, Chi2 का मतलब है सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यानी सल्यूट की क्वांटिटी सोल्यूशन में टोटल मोल के हिसाब से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप जो है मोल फ्रैक्शन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हमें मोलैरिटी पता है और सॉल्वेंट और सल्यूट का मोलर मास और सोल्यूशन की डेंसिटी पता है तो हम इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं इस वाले
फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, ये रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी मोल फ्रैक्शन से ही हमें कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना पड़ता है और मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट है परसेंटेज बाय वेट और मास परसेंट। तो यहाँ पे देखो, ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन होता है जो बताता है कि सोल्यूशन में सल्यूट कितना है, लेकिन ये सल्यूट का अमाउंट 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना है इस बेसिस पर मेजर किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें सल्यूट कितने ग्राम है, परसेंटेज बाय वेट हमें ये चीज बताता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो सल्यूट का वेट हम न्यूमरेटर में लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में हम क्या, सल्यूशन का टोटल वेट रखते हैं। तो इस तरीके से आप परसेंटेज बाय वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो ये तब यूज होता है जब हम लिक्विड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में सल्यूट का कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट जो ml में लेते हैं डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम जो भी ml में लेते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सल्यूट का वॉल्यूम हम न्यूमरेटर में लेते हैं और सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हम डिनोमिनेटर में लेते हैं और दोनों के रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज चाहिए। अब नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, ये तब यूज होता है जब हम सल्यूट का मास और सोल्यूशन का वॉल्यूम दोनों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब हम कितना ग्राम सल्यूट डिसॉल्व करते हैं 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास या वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर है, मास ऑफ सल्यूट जो हम ग्राम में लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हम ml में लेते हैं इनटू 100। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स कॉमनली लैबोरेटरी में यूज होते हैं, स्पेशली जब हम लिक्विड सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पीपीएम पे। पीपीएम को क्या बोलते हैं हम, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब सल्यूट इतना कम होता है कि उसका अमाउंट 1 मिलियन मिलीलीटर सोल्यूशन में मेजर किया जाता है, तब हम कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, पीपीएम का मतलब क्या है, 1 मिलियन पार्ट में सल्यूट का कितना हिस्सा है। ठीक है, और 1 मिलियन किसके बराबर है, 10 रेज टू द पावर 6 के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पीपीएम कंसंट्रेशन का 10 रेज टू द पावर 6 इनटू मास ऑफ सल्यूट जो हम ग्राम में लेते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो कि हम ml में लेते हैं। तो यहाँ 10 रेज टू द पावर 6 का मतलब है 1 मिलियन, यानी हम मास ऑफ सल्यूट को मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और फिर टोटल वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब चलते हैं हम नॉर्मेलिटी पे। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी बताता है कि सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंस सल्यूट डिसॉल्व है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है सल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है नॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वेट ऑफ सल्यूट इसको W से डिनोट करते हो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट जिसको हम E से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सल्यूट का वेट पता है और इसका इक्विवेलेंट वेट पता है तो हम ग्राम इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं और फिर ग्राम इक्विवेलेंट से हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो नॉर्मेलिटी बहुत यूजफुल होता है टाइट्रेशन जैसी कैलकुलेशंस में, जहां हमें रिएक्टेंट की कैपेसिटी या इक्विवेलेंट क्वांटिटी जो है वो निकालनी होती है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का मतलब समझते हैं। सॉल्युबिलिटी वो मैक्सिमम अमाउंट है सल्यूट का जो किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो सकता है। मतलब अगर हम एक सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें सल्यूट डालते हैं तो एक लिमिट होती है जिसके बाद सल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है। उस लिमिट को उस टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे कि सोचो आप क्या कर रहे हो, एक ग्लास है जिसमें आपके पास पानी है, आप उसमें चीनी ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आपने 3 4 5 टीस्पून ऐड करी तो शुगर डिसॉल्व होने लगी। बट जैसे जैसे आप और शुगर ऐड करोगे, आप एक टाइम देखोगे कि एक टाइम के बाद फर्दर उसमें कोई भी चीनी डिसॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो क्या है, उस गिवन टेम्परेचर पे उस सॉल्वेंट की क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, अब हम जब गैसेस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं लिक्विड्स में, तो ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करती है। जनरली गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, अब अगर वही प्रेशर का इफेक्ट देखें तो वो कुछ अलग होता है। प्रेशर बढ़ाने पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है और इसी रिलेशन को हम हेनरीज लॉ कहते हैं। ठीक है, हेनरी लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के प्रेशर पर। मतलब अगर प्रेशर डबल करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी डबल हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब हम गैसेस को लिक्विड्स में डिसॉल्व करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सपोज कोल्ड ड्रिंक ले लो, उसमें कौन सी गैस डिसॉल्व होती है, उसमें CO2 गैस डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जब उस कोल्ड ड्रिंक का कैप लगा होता है तो आप देखोगे कि वो जो गैस है वो उसमें डिसॉल्व रहती है। बट जैसे ही आपने वो कैप ओपन करा आपको एक फिज सी साउंड आती है, और जब आप उसे ग्लास में पोर्स करोगे तो कैसे बबल्स से आते हैं। तो बेसिकली वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना वो बहुत हाई प्रेशर पे पैक्ड होती है। तो इसीलिए उस गिवन सॉल्वेंट में उस गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बट जैसे ही आपने उस कोल्ड ड्रिंक का कैप खोला प्रेशर रिलीज हो गया, तो प्रेशर कम हुआ, तो क्या हुआ, गैस में उस गिवन सॉल्वेंट में उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। ठीक है, तो यही है हमारा हेनरीज रिलेशन। ठीक है, कि जो सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस के प्रेशर पर। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। और हेनरीज लॉ क्या बताता है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर क्या है। तो जब हम लिक्विड को किसी कंटेनर में रखते हैं तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस से इवेपोरेट होते हैं और वेपर बन जाते हैं। तो जब ये वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस के ऊपर एक सर्टेन प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वो वेपर और लिक्विड एक इक्विलिब्रियम में होते हैं, तब उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेजर किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वेपर प्रेशर जो है वो कई फैक्टर से अफेक्टेड होता है। सबसे पहले है लिक्विड की प्योरिटी। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने सोल्यूशन से हमेशा ज्यादा होता है। इसका मतलब है जब हम किसी लिक्विड को इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर है लिक्विड का नेचर।
जैसे लिक्विड्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होता है, उन्हें वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। और वॉलेटाइल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स आसानी से जो है वो वेपर बन सकते हैं, क्योंकि इनके जो बीच का इंटरेक्शन है वो क्या है, वीक है, ठीक है, और ये वॉलेटाइल है, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ने लगता है, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस से वेपर फेज में चले जाते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी पाते हैं कि वो लिक्विड छोड़ के गैस बन जाते हैं। इसीलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ एडिंग सल्यूट, ठीक है, कि जब हम किसी लिक्विड में सल्यूट ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ता है। तो जब लिक्विड में सल्यूट होता है तो सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस से हट जाते हैं और उन्हीं जगह लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड सरफेस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल एरिया जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अब जब सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के इवेपोरेट होने का जो रेट है वो भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इवेपोरेशन जो है वो भी क्या होगा, यहाँ पे स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से वेपर प्रेशर भी जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब कम मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा पाते हैं। तो इस वेपर प्रेशर को हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं, जो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है टेम्परेचर सेम होने पर, ठीक है। तो अगर हम प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को पी नॉट मानते हैं और सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम पी एस बोलते हैं, ठीक है, तो जो लोवरिंग है वेपर प्रेशर की वो क्या होगी, पी नॉट माइनस पी एस। तो अब हम अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखें तो हम इस डिफरेंस को वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि पी नॉट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। तो रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर हुई, पी नॉट, जो कि वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का, माइनस पी एस, ठीक है, और अपॉन पी नॉट। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में करेंगे, जहां सल्यूट के इफेक्ट से सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउल्स लॉ, ठीक है। तो राउल्स लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे देखो, राउल्स लॉ कहता है कि सॉल्यूशन के हर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। मतलब अगर सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है ए और बी, जहां ए जो है वो सल्यूट है और जो बी हमारा सॉल्वेंट है, तो जो पी ए है वो किसके बराबर होगा, काई ए इंटू पी नॉट ए, और पी बी किसके बराबर होगा, काई बी इंटू पी नॉट बी। तो यहाँ पी ए और पी बी जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है, और काई और काई बी क्या है, उनके मोल फ्रैक्शन है। और पी बी नॉट और पी ए नॉट जो है वो दोनों कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर्स है, ठीक है। अब अगर हम वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन काय ए और काय बी के बारे में बात करें तो काय ए किसके बराबर होगा, सॉरी, तो पी ए किसके बराबर होगा, काय ए इंटू पी टोटल, ठीक है, और पी बी किसके बराबर होगा, काय बी इंटू पी टोटल। ये दिखाता है कि वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, अब अगर हम बात करते हैं कि जब हम सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जिसे नॉन वॉलेटाइल सल्यूट कहते हैं,
ठीक है। तो इस केस में सल्यूट का वेपर प्रेशर जो है वो नेग्लिजिबल होता है। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये होता है P सॉल्यूशन इज इक्वल टू काई सॉल्वेंट इनटू P नॉट सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। तो राउल्स लॉ हमें बताता है कि वेपर प्रेशर कैसे मोल फ्रैक्शन के साथ चेंज करता है, चाहे सॉल्यूशन में 2 लिक्विड्स हो या सॉलिड डिसॉल्व्ड हो लिक्विड में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम कुछ लिमिटेशंस देखेंगे यहाँ पे राउल्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहली बात ये है कि जो राउल्स लॉ है ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होता है। अगर सॉल्यूशन में सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो ये लॉ एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। दूसरा क्या है, ये लॉ सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जहां सल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो, मतलब उसका वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल हो, और सल्यूट जो है वो कैसे हो, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक हो, यानी वो सॉल्यूशन में अपने आप एक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। तो अगर सल्यूट आयंस में डिसोसिएट करता है या इलेक्ट्रोलिसिस की तरह बिहेव करता है तो राउल्स लॉ यूज नहीं कर सकते हम उस गिवन केस में। नेक्स्ट क्या है, तीसरी लिमिटेशन ये है कि अगर सल्यूट सॉल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट करता है, मतलब मॉलिक्यूल्स टूट के आयंस बन जाते हैं या ये आपस में कपल बनाते हैं, तो तब भी ये जो लॉ है ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए राउल्स लॉ का यूज हम तभी करते हैं जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो और वो अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। अब हम बात करते हैं किसकी, आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रेंज में फॉलो करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशंस में मिक्सिंग के दौरान ना तो इंथैल्पी चेंज होती है और ना ही वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्स वो भी 0 होता है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्स वो भी इस केस में 0 होता है। तो डेल्टा एच मिक्स क्या है, ये इंथैल्पी है, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग टू फॉर्म सोल्यूशन। और जो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। तो याद रखो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एच मिक्स और वी मिक्स दोनों 0 होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शंस और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से लगभग बराबर होते हैं सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से मॉलिक्यूल्स को मिक्स होने में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती है और वॉल्यूम में भी कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इसलिए डेल्टा एच मिक्स भी 0 होता है और डेल्टा वी मिक्स भी 0 होता है। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जहां आइडियल सॉल्यूशंस मिलते हैं, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ठीक है, का सॉल्यूशन, या फिर बेंजीन और टोलीन का मिक्सचर। तो इन सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स इतने अच्छे से मिक्स होते हैं कि उनका बिहेवियर प्योर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो याद रखो आइडियल सॉल्यूशंस वही है जिसमें मिक्सिंग में कोई एनर्जी या वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है और जो राउल्स लॉ है वो पूरी तरह से वैलिड होता है, ठीक है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस का। सबसे पहली बात यह है कि प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन पूरा आइडियल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो आइडियल सॉल्यूशंस का, जो राउल्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करता है। तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियर तरीके से चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है पी टोटल जो टोटल वेपर प्रेशर है और यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन। तो इनकी रिलेशनशिप क्या है, इनकी रिलेशनशिप लीनियर है। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियर तरीके से चेंज होता है। अब जब हम सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस को बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें दिखाता है कि आइडियल सॉल्यूशंस में वेपर प्रेशर का बिहेवियर बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए ये ग्राफ हमें आइडियल सॉल्यूशंस को परफेक्ट बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जब कोई सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है या उसमें डेविएशन दिखाता है तो उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमको मिक्सिंग के टाइम इंथैल्पी चेंज होता है, मतलब डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0 और वॉल्यूम भी चेंज होता है, इसलिए डेल्टा वी मिक्स भी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए होता है क्योंकि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस सल्यूट सल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से काफी अलग होते हैं, ठीक है। इसी वजह से मॉलिक्यूल्स मिक्स होने में एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं या फिर ये देते हैं, और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये भी बदल जाता है। इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो हम राउल्स लॉ का एग्जैक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, और उनके बिहेवियर को समझने के लिए हम डेविएशन कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन तब होता है जब सॉल्यूशन का ऑब्जर्व्ड पार्शियल वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से प्रिडिक्टेड वैल्यू से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या है, वीक है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, जो डेल्टा एच मिक्स होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, और जो डेल्टा वी मिक्स होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये यूजुअली तब होता है जब हम पोलर लिक्विड्स को नॉन पोलर लिक्विड्स के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल का मिक्सचर, या फिर पानी और इथेनॉल का मिक्सचर, ठीक है। तो इस मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स आपस में कम इंटरेक्ट करते हैं, जिस वजह से वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो यहाँ पे देखो आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ठीक है। तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन के राउल्स लॉ के हिसाब से एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो डॉटेड लाइंस है ये क्या होता है, ये इसका एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है, बट ये जो आप यहाँ पे ऊपर कर्व देख रहे हो ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिव डेविएशन हो रही है, ठीक है। तो जो हमने एक्सपेक्ट करा था वेपर प्रेशर का सोल्यूशन, उससे राउल्स लॉ के हिसाब से वो ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है सल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरैक्शंस जो है वो काफी वीक है, इसीलिए जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इन केस में हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर पीए और पीबी ये दोनों अपने आइडियल वैल्यू से ज्यादा है, यानी पीए बड़ा है पीए नॉट इंटू काई ए से, और जो पीबी है वो भी बड़ा है पीबी नॉट इंटू काई बी से, और टोटल वेपर प्रेशर भी आइडियल टोटल से ज्यादा होता है। तो पी टोटल भी यहाँ पे बड़ा है पीए नॉट एक्स ए से प्लस पीबी नॉट काई बी से, ठीक है। तो ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन को क्लियरली शो करता है, जिसमें कर्व राउल्स लॉ के स्ट्रेट लाइन से ऊपर होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का एक्चुअल वेपर प्रेशर आइडियल से ज्यादा है, जो हमें मॉलिक्यूल्स के कम इंटरेक्शंस का इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हमेशा राउल्स लॉ के प्रेडिक्टेड लाइन से ऊपर दिखेगा, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो अब हम किसी सॉल्यूशन के पार्शियल वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं तो कभी कभी हमें वो वैल्यू मिलती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से इस केस में कम मिलती है, तो राउल्स लॉ के हिसाब से होनी चाहिए थी, उससे ये वैल्यू कम मिलती है। इसका मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन इतने स्ट्रांग है कि उनका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले सॉल्यूशंस, ठीक है।
ऐसे सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है और जो डेल्टा वी मिक्स होता है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो मिक्सिंग का इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, मतलब हीट जो है वो रिलीज होती है जब कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। और वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग ये भी नेगेटिव होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक हो जाते हैं, जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर। तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती है, इसीलिए ये सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। तो जब भी आप पार्शियल वेपर प्रेशर मेजर करो तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आता है। तो इससे आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है, ठीक है, और वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नेगेटिव डेविएशन होता है जब जो इंटरेक्शंस है सल्यूट सॉल्वेंट वो स्ट्रॉन्गर होते हैं उनसे सल्यूट सल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, जो राउल्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम आता है, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर फेज में एस्केप कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है आइडियल केस से, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में हम देख सकते हैं कि जो पीए नॉट है वो इस केस में लेस है पीए नॉट इंटू काई ए से, मतलब कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट से कम होता है। वैसे ही कंपोनेंट बी के लिए जो पीबी होता है वो कम होता है पीबी नॉट इंटू काई बी से, और टोटल वेपर प्रेशर भी आइडियल टोटल वेपर प्रेशर से कम होता है। तो जो पी टोटल होता है ये भी कम होता है पीए नॉट इंटू काई ए प्लस पीबी नॉट इंटू काई बी, ठीक है। इसका रीजन होता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि सल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स इजीली वेपर फेज में नहीं जा पाते, तो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये डॉटेड होता है, ये एक्चुअल होता है, और ये जो नीचे जा रहा है ये क्या है, ये हमें दिखाता है नेगेटिव डेविएशन, कि जो एक्सपेक्टेड था उससे कम है ये, ठीक है। तो अब हम समराइज करते हैं हमने इस लेक्चर में जो जो सीखा, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी मोलैलिटी की। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है सल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के वेट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट का वेट हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट केजी में। फिर हमने मोलारिटी की बात करी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलारिटी बताता है सल्यूट के मोल्स को टोटल सोल्यूशन के वॉल्यूम में लीटर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन लीटर में। और जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बल्कि मोलालिटी जो है वो नहीं होती है, ठीक है। फिर हमने बात करी मोल फ्रैक्शन की, जिसको काई ए से डिनोट करते हैं। तो ये बताता है किसी कंपोनेंट में मोल्स टोटल मोल्स के कंपैरिजन में कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, काई ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहां एन ए और एन बी जो है वो दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स हैं। फिर हमने देखा था परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। तो ये बताता है सल्यूट का वेट टोटल सोल्यूशन के वेट में कितना परसेंटेज है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वेट इनटू 100। फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में फर्दर देखा था, यहाँ पे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम सल्यूट का है टोटल सोल्यूशन के वॉल्यूम में। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट जो कि ml में होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो भी ml में होता है इनटू 100। मतलब सल्यूट का वॉल्यूम का टोटल सोल्यूशन सल्यूट का वॉल्यूम को टोटल सोल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आता है मास या वॉल्यूम परसेंटेज। ये बताता है सल्यूट का मास कितना है सोल्यूशन के टोटल वॉल्यूम में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो यहाँ मास ग्राम्स में होता है और जो वॉल्यूम है वो किस में होती है, मिलीलीटर्स में। उसके बाद हमने ppm देखा, ठीक है। तो जब सल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है तब हम ppm यूज करते हैं, पार्ट्स पर
मिलियन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, 10⁻⁶ इंटू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, जो हम ml में लेते हैं। मतलब सल्यूट के ग्राम को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। फिर हमने देखा था नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी बताती है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट सल्यूट सोल्यूशन में है पर लीटर। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन लीटर में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन के फॉर्मूलेज हैं जो आपको सोल्यूशन के टाइम पे बहुत यूज आएंगे। आप डायरेक्टली इन फॉर्मूले को अप्लाई करके अपना जो आंसर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम सोल्यूट हम एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल सकता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। फिर हमने बात करी राउल्ट्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि एक सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट की पार्शियल वेपर प्रेशर्स उनके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होते हैं। मैथमेटिकली क्या है, Pa इज इक्वल टू काई ए इंटू Pa नॉट, और Pb किसके बराबर है, काई बी इंटू Pb नॉट। और यहाँ Pa और Pb है पार्शियल प्रेशर्स, काई ए काई बी है मोल फ्रैक्शंस, और Pa नॉट और Pb नॉट है प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब हमने दो टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े, एक तो आइडियल सॉल्यूशंस, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, ये सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर फॉलो करते हैं। इनका इंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा एच मिक्स, और जो वॉल्यूम चेंज है डेल्टा वी मिक्स, वो 0 होता है, ठीक है। और इस टाइप में सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वो लगभग बराबर होते हैं सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि एनहेक्सेन और एनहेप्टेन, या बेंजीन या टोलीन के सॉल्यूशन जो है वो आइडियल होते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से डेविएट करते हैं, मतलब ये लॉ इन पे जो है राउल्ट्स लॉ वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इनका इंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग जो है वो 0 नहीं होता है, मतलब डेल्टा एच मिक्स भी 0 के बराबर नहीं है और डेल्टा वी मिक्स भी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो गया, एनहेक्सेन और पानी, या बेंजीन, या फिर नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो, फिर हमने लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, ठीक है। तो दो तरह के डेविएशंस दिखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये वाला है पॉजिटिव डेविएशन, ये वाला है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि सोल्यूशन की प्रॉपर्टी आइडियल सोल्यूशन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ग्राफ में हम देख सकते हो कि कर्व्ड लाइन जो है आइडियल लाइन के ऊपर इस केस में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन जो है वो वीक है, इसीलिए क्या होता है, ये शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में सोल्यूशन की प्रॉपर्टी आइडियल सोल्यूशन से कम होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको नीचे कर्व्ड लाइन दिखती है, ठीक है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, जिससे ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी हमने सीखे हैं वो हम इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की डेंसिटी 1.21 ग्राम पर ml दी गई है। तो आपको सोल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। तो आपको क्या है, यहाँ पे मोलैलिटी दी है और मोलैरिटी बतानी है। अब याद करो कि जब मैं थ्योरी पढ़ा रही थी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, है ना, कि अगर आपको मोलैलिटी दी है और मोलैरिटी निकालनी है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो अगर तो आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पुट करो और वो निकाल दो। तो ऑप्शंस देखो क्या है, ऑप्शन ए है 4.15 m मोलर, ठीक है। ऑप्शन बी है 1.143 मोलर, नेक्स्ट ऑप्शन है 2.95 मोलर, और डी ऑप्शन है 3.15 मोलर। तो बताओ इसमें से सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि है 1.143 मोलर। तो सोल्यूशन देखो, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का मोलर मास क्या है।
तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे जो मोलर मास है वो क्या है 58.5 ग्राम पर मोल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, मोलर मास ऑफ सल्यूट को हम M2 से डिनोट करते हैं, है ना। तो हमें दिया गया है कि सोल्यूशन 1 मोलल है, ठीक है, मतलब 1 मोल NaCl डिसॉल्व है 1 किलोग्राम पानी में, ठीक है। सोल्यूशन की डेंसिटी भी हमें दी हुई है 1.21 ग्राम पर मिलीलीटर। अब मोलारिटी निकालने के लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो m है, मोलारिटी किसके बराबर है, स्मॉल m इंटू डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू M2 डिवाइडेड बाय 1000, जहाँ पे जो स्मॉल m है ये मोलालिटी है, d डेंसिटी है और M2 क्या है, सल्यूट का मोलर मास है। अब कितना सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो सोल्यूशन क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 मोलर सोल्यूशन, मतलब मोलालिटी कितनी है 1, तो स्मॉल m की जगह 1 पुट करो। डेंसिटी भी क्वेश्चन में गिवन है 1.21, डेंसिटी भी पुट कर दी, अपॉन 1 प्लस फिर से स्मॉल m की वैल्यू 1 पुट करो, इनटू M2 क्या है, सल्यूट का मोलर मास, वो कितना है 58.5। NaCl का तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो वो कितना है 58.5 डिवाइडेड बाय 1000। इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो m कितना आएगा, मोलारिटी कितनी आएगी 1.143 m। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो मोलारिटी कितनी है 1.143 m, ठीक है। तो डायरेक्ट बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन में देखा क्या पूछा गया है कि जो डेंसिटी है 0.36 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन जिसमें 29% H2SO4 बाय मास विल बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि सॉल्यूशन की मोलारिटी 3.60 m है और इसमें 29% सल्फ्यूरिक एसिड मास के हिसाब से है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का देखो मोलर मास भी दिया है 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमें डेंसिटी चाहिए जो ग्राम पर मिलीलीटर में होगी हमारी, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो क्या गिवन है, 1.64, 1.88, 1.22 या 1.45। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, हल्का सा इसमें ट्विस्ट कर दिया गया है। इसमें आपको मोलारिटी दी है, ठीक है, और आपको डेंसिटी निकालनी है और 29% H2SO4 बाय मास दिया हुआ है यहाँ पे। तो बताओ सही आंसर क्या होगा। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सही आंसर आएगा 1.22, ठीक है। अब सोल्यूशन देखो, तो मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था आपको, ठीक है, कि परसेंटेज बाय वेट से आप कैसे रिलेट कर सकते हो यहाँ पे। तो मोलारिटी किसके बराबर हो रही, 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज बाय वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज ऐसे फॉर्मूलेज है जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी दी है, ठीक है, बाकी सब पता है, तो बस डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। तो डेंसिटी किसके बराबर होगी, डेंसिटी बराबर होगी मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय 10 इंटू परसेंटेज वेट ऑफ सल्यूट, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में मोलारिटी दे रखी है, ठीक है, 3.60 दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेक्स्ट हमें क्या दिया है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 98 डिवाइडेड बाय 10 इंटू परसेंटेज बाय वेट ऑफ सल्यूट, वो हमें कितना गिवन है 29%, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी 1.216 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो जो अराउंड किसके अप्रॉक्स है 1.22 ग्राम पर ml के, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2013 में पूछा गया है, ठीक है। तो हमें इसमें दो अलग अलग मोलारिटी के हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशंस को मिक्स करना है। पहला सॉल्यूशन है 750 मिलीलीटर वॉल्यूम का और जो मोलारिटी है वो है 0.5 मोलर। दूसरा सॉल्यूशन है 250 मिलीलीटर वॉल्यूम का और मोलारिटी है 2 मोलर। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों सॉल्यूशंस को मिलाने के बाद फाइनल मोलारिटी क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस गिवन है 1 होगी, 1.75, 0.975 या फिर 0.875 मोलर। इसमें सिंपल फॉर्मूला ऑफ मिक्सिंग यूज करना है बस। इसका सही आंसर है डी जो कि है 0.875। तो
तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो टोटल मोल्स का सम होता है जो किसके बराबर होता है, M1V1 प्लस M2V2। किसके बराबर है, MV के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के। और M1 और V1 पहले सोल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम है, और M2 और V2 दूसरे सोल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम है, ठीक है। और M और V फाइनल सोल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम फाइनल मोलारिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M किसके बराबर होगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो पहले सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी दी है, 0.5, उसकी वॉल्यूम कितनी दी है, 750, प्लस दूसरे सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी है, क्वेश्चन में देखो 2, उसकी वॉल्यूम कितनी है, 250, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, मतलब 750 प्लस 250 कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो फाइनल मोलारिटी आएगी वो आएगी 0.875 मोलर, ठीक है। तो इसी तरह से हम मिक्सचर की मोलारिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जब वॉल्यूम्स और मोलारिटीज अलग अलग हमें क्वेश्चन में गिवन हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये पूछा गया है कि पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम है, हमारे पास दो सोल्यूशंस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम है 10 मिलीलीटर और मोलारिटी है 2 मोलर। दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर और मोलारिटी है 0.5 मोलर। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स करने के बाद फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों सॉल्यूशंस के मोल्स को ऐड करेंगे और टोटल वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें फाइनल मोलारिटी मिल जाएगी। सिमिलर पहले क्वेश्चन जैसा ही है। ऑप्शन देखो क्या है, 0.57, 5.7, 11.4 या 1.14। तो इसमें से बताओ सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है ए, 0.57। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम, फाइनल कंसंट्रेशन निकालने के लिए M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। बस वैल्यूज पुट कर दो। अब पहले कंसंट्रेशन की मोलारिटी दी है 2, वॉल्यूम कितनी है 10। दूसरे सोल्यूशन की मोलारिटी दी है 0.5, वॉल्यूम कितनी है 200, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऐड कर दो, 200 प्लस 10 210, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 120 अपॉन 2 110। फर्दर सॉल्व करने पे जो हमारी मोलारिटी आएगी वो आएगी 0.57 मोलर, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगले क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ पे मोलारिटी निकालनी है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यूरिया का वेट 120 ग्राम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है ना। तो वाटर का वेट है यहाँ पे 1000 ग्राम। तो सोल्यूशन की डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। अब हमें यहाँ पे मोलारिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस है 0.50 m, 1.78 m, 1.02 m और 2.05 m। सबसे पहले तो मोलारिटी का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब लेकिन यहाँ पे देखो ट्विस्ट क्या है कि हमें यहाँ पे सोल्यूशन की वॉल्यूम नहीं पता है, ठीक है। तो वो आपको क्या है, कैलकुलेट करनी है ना। अब देखो इसका सोल्यूशन, आंसर क्या है, डी, ठीक है, 2.05। सबसे पहले देखो सोल्यूशन का टोटल मास कितना है। तो सोल्यूशन का टोटल मास हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे, पानी का मास प्लस यूरिया का मास। पानी का मास दिया है आपको 1000 ग्राम, यूरिया का मास आपको दिया है, वो भी क्वेश्चन में दिया है 120 ग्राम। तो इससे 1120 ग्राम ये टोटल सोल्यूशन का मास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी है, 1.15 ग्राम पर ml, है ना। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हो कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास बाय डेंसिटी। मास कितनी है 1120, डेंसिटी कितनी है 1.15। इसको सॉल्व करने पर जो डेंसिटी आएगी हमारी अप्रॉक्स, अगर हम लीटर्स में देखें, ml में कितनी आई 973.91 ml। अब मिलीलीटर से लीटर जब करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.974 लीटर आएगी। अब आपके पास वॉल्यूम का सोल्यूशन की वॉल्यूम है सोल्यूशन का, ठीक है।
नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, कैसे करते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपको मास दिया है यूरिया का 120 और यूरिया का मोलर मास भी गिवन है क्वेश्चन में 60, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2। अब सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है बस। तो मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में। मोल्स कितने हैं, 2, वॉल्यूम कितना निकाला 0.974, तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा 2.05 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको सोल्यूशन की जो वॉल्यूम थी वो डायरेक्टली नहीं दी थी पर डेंसिटी दी थी। सिंपल डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से आपने पहले वॉल्यूम निकालनी थी, फिर वॉल्यूम निकल गई, मोल्स निकाल लोगे तो मोलैरिटी भी यहाँ पे पता लग गई। तो क्वेश्चन बस हल्का सा ट्विस्ट था यहाँ पे, है ना, पर सिंपल था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड NaCl का 3 मोलर सोल्यूशन है, सोल्यूशन की डेंसिटी है 1.252 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास हमें दिया है 58.5 ग्राम पर मोल। ध्यान से देखो, सोल्यूशन की डेंसिटी जो है वो गिवन है, ठीक है, और मोलैरिटी भी गिवन है, कितना, 3 मोलर सोल्यूशन है। अब आपने क्या निकालना है, अपनी मोलैलिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे, पहले ऑप्शंस देखो, 2.60 m, 2.18 m, 2.79 m या फिर 3 m। बताओ मोलैलिटी कैसे निकालोगे यहाँ पे। क्वेश्चन का देखो आंसर है 2.79 m। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन में दिया है आपके पास 3 मोलर सोल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन के 1 लीटर में 3 मोल्स NaCl प्रेजेंट है। तो अब हमें सोल्यूशन का टोटल मास निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम हमें दिया गया है 1000 ml और डेंसिटी भी हमें दी गई है यहाँ पे 1.252 ग्राम पर मिलीलीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सोल्यूशन का मास निकालेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी। सोल्यूशन का वॉल्यूम 3 m है, तो 3 m मतलब 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो 1000 इंटू डेंसिटी देखो क्वेश्चन में गिवन है 1.252, तो आपको सोल्यूशन का मास यहाँ से मिल गया। ठीक है, जो कितना आया 1252 ग्राम। अब हमने सल्यूट का मास निकाला, क्योंकि देखो मोलैलिटी में हमें क्या होता है, सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है। तो हम पहले टोटल सोल्यूशन का निकाल लिया, फिर हम सल्यूट का निकाल लेंगे। ठीक है, तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन के बराबर होता है। ठीक है, तो सल्यूट का मास फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय में मोलर मास। ठीक है, तो मास ऑफ सल्यूट निकालने को नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कर दो। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे देखो 3। ठीक है, मोलर मास ऑफ NaCl कितना है 58.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना आ जाएगा 175.5 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो टोटल मास में से सल्यूट का मास माइनस कर दो, टोटल मास कितना आया 1252, सल्यूट का कितना आया 175.5। इसको सॉल्व करने पर पहले ग्राम्स में आंसर आया, फिर ग्राम्स को हमने केजी में कन्वर्ट करा, तो 1.076 किलोग्राम जो है वो हमारा सॉल्वेंट का मास आया। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है, तो मोलैलिटी किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। तो मोल्स कितने हैं 3, मास अभी अभी आपने निकाला 1.076। इसको सॉल्व करोगे तो मोलैलिटी कितनी आएगी 2.79 m। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था वो हल्का सा ट्विस्टेड था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस में आते हैं। ऐसे भी एक्सपेक्ट मत करो कि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आ गया कि सल्यूट का मास दे दिया, सॉल्वेंट का मास दे दिया, मोलैलिटी निकाल दो। ठीक है, ये तो कोई भी निकाल लेगा। थोड़े से ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, बट लॉजिक वही अप्लाई होता है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगले क्वेश्चन में क्या है कि 5.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन मिथाइल अल्कोहल का सप्लाई करा गया है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बताना है मिथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन में। अब मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आ गया है ना, AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखो 0.1, 0.19, 0.086 या 0.050। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब याद रखो ये मैंने इनके बीच भी रिलेशंस बताए हैं आपको। तो सही आंसर क्या है 0.086, यहाँ पे इसका सही आंसर है। अब देखो सबसे पहले
क्वेश्चन में हमें मोलालिटी जो है वो गिवन है, ठीक है, 5.2 मोलल है ना, मोलालिटी गिवन है आपको। अब हमें पता है कि मोलालिटी जो है वो किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, ठीक है। मोलालिटी की वैल्यू पुट करो 5.2 m, मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय, हम एज्यूम करते हैं कि सॉल्वेंट यानी वाटर का मास 1 किलोग्राम है, ठीक है, तो ये हमने एज्यूम करा यहाँ पे। तो मोल्स किसके बराबर आ गए, 1000 या फिर 1 kg इंटू 5.2 m, तो मोल्स ऑफ CH3OH कितने हो गए, 5.2 मोल, ये हमारा N1 है ना। अब पानी के मोल्स कैसे निकाल सकते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 80, तो N2 किसके बराबर हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, इसका मास हमने 1 kg माना है ना, तो ग्राम्स में कितना होगा, 1000 होगा, राइट। तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ गया, 55.56 मोल। तो यहां से आप N1 प्लस N2 कर दो, है ना, तो 5.2 प्लस H2O, तो टोटल सोल्यूशन के मोल्स आ गए आपके पास यहाँ पे कितने आ गए, 60.76 मोल। अब तो सिंपल ही है ना, CH3OH का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो CH3H के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन के मोल्स, तो CH3OH के कितने निकाले हमने यहाँ पे देखो 5.2, और टोटल सोल्यूशन के कितने निकाले 60.76, इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.086, ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। अब चलो हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो 25 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेशन करा गया है, टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने एक टाइटरी वैल्यू दी है 35 ml, ठीक है। तो 25 मिलीलीटर सोल्यूशन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, इस सोल्यूशन को टाइट्रेट किया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 0.1 मोलर सोल्यूशन से, तो टाइटरी वैल्यू मिली है 35 मिलीलीटर। तो हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की जो मोलारिटी है वो फाइंड करनी है ना। ऑप्शंस देखो क्या है, 0.07, 0.14, 0.28 या फिर 0.35, तो ये आपको बताना है इस केस में हमारी यहाँ पे मोलारिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सही आंसर आएगा 0.07। देखो, तो हम मान लेते हैं कि BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी N1 मान लो, है ना। अब नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में एक रिलेशन होता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू N फैक्टर। यहाँ पे N क्या है, इक्विवेलेंट फैक्टर होता है, ठीक है, यानी कि कितने H प्लस आयंस या OH माइनस आयंस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने नॉर्मेलिटी को N1 माना है तो हम लिखेंगे N फैक्टर को N1 और मोलारिटी को M1, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं HCl की मोलारिटी, उसको हमने N2 मान लिया, तो ये भी किसके बराबर हो गई, N2 इंटू M2, ठीक है। अब क्योंकि HCl क्या है, एक एसिडिक आयन देता है, तो इसकी इसी तरह HCl की नॉर्मेलिटी N2 होगी, जो कि N2 इंटू M2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब टाइट्रेशन होती है तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब यहाँ पे सिंपली N1 की वैल्यू पुट करो, जो कि क्या है, स्मॉल n इंटू M1 इंटू V1 इज इक्वल टू स्मॉल n2 इंटू M2 इंटू V2। अब N1 यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका N फैक्टर है, इक्विवेलेंट फैक्टर है BaOH2 का, वो 2 है, ठीक है। इंटू M1 हमें पता नहीं है, V1 हमें पता है 25 ml, इज इक्वल टू HCl का N इक्विवेलेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू M2 हमें पता नहीं, V2 हमें पता है 35 ml, ठीक है। तो यहाँ से M1 जो है, सॉरी M2 हमें पता है कितना है 0.1 m, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हमने M1 की वैल्यू निकाल ली, 0.1 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ से M1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.07 m, तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करे सभी को समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।